This is lecture number 7 of thermal physics, and in this lecture we will start with one of the most important chapter of thermal physics, that is thermodynamics. So last class में मैंने आपको दो स्पेशल पॉइंट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। उसका नाम है, हम क्या करते हैं कि एक गैस के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, हम सिर्फ स्पेसिफिक हीट की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट, जो गैस के लिए स्पेसिफिक हीट जो डिफाइन करते हैं, पहली बात तो आपको पता है गैस के लिए स्पेसिफिक हीट को हम C से लिखते हैं। अच्छा, और गैस के लिए ये बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट होता है और उसको C से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है कि अलग अलग प्रोसेस होता है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अलग अलग प्रोसेस में ये C का जो वैल्यू है वो अलग अलग आता है। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो C होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, गैस के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन म्यू dt। अब ध्यान से देखिए, ये C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास के जगह पे मोल हमने लिया है। सॉलिड के लिए आपने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन m dt। यहाँ पे मास था, पर यहाँ पे गैस के लिए हम मोल यूज करेंगे, इसलिए इसको मोलर स्पेसिफिक हीट बुलाते हैं और C से डिनोट कर रहे हैं। अब हम अलग अलग प्रोसेस की बात करते हैं। पहला प्रोसेस हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। किस प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए साहब, आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। बहुत बढ़िया साहब, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि dt की बात करते हैं तो वो जीरो होगा। अब ध्यान से देखिए, dt जीरो कर दिए, 1/0 वो तो इन्फानाइट होता है। तो यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी इक्वल टू इन्फानाइट। इतना आपको समझ में आया? अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। मोल आर पहले से कांस्टेंट, टेम्परेचर अभी आपने कांस्टेंट किया है, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहले प्रोसेस में हमने मोलर स्पेसिफिक हीट का वैल्यू निकाल लिया है। चलिए आइए साहब दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ध्यान से सुनिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है, सॉरी हीट Q को हम हीट से बुलाते हैं, टेम्परेचर तो इसमें कांस्टेंट करिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर हीट कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन हीट वो जीरो आ जाएगा। अच्छा, चेंज इन हीट जीरो, तो मोलर स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू जीरो। बोलिए, इतना समझ में आया? अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस का आपको इक्वेशन भी पता है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और गामा जो होगा 2 से तो कम होगा लेकिन 1 से तो ज़्यादा होगा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। आइए तीसरे प्रोसेस पे चलते हैं। तीसरा प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस को हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बुलाते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बुलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आइसोकोरिक प्रोसेस एज द नेम सजेस्ट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू म्यू RT से लगाइए, वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। और अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट लिखते हैं तो उसको C से लिखते हैं गैस के लिए। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको CV से लिखते हैं, और CV होता है F/2R। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रोसेस पे जिसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, सुनिए, आइसोबारिक प्रोसेस में आपको पता है प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है
तो देखिए ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और आइसोबारिक प्रोसेस में आप याद रखिएगा कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है उसको C से डिनोट करते हैं, और आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट तो उसको Cp से डिनोट करते हैं। और Cp होता है Cv प्लस R। क्या होता है? Cv प्लस R। और Cp आप पहले से पढ़ के आए, Cv को लिखिए F/2R प्लस R, तो यहाँ से Cp को लिख सकते हैं F/2 प्लस 1 इंटू R, क्योंकि R हमने कॉमन लिया है। तो ये आ गया Cp का वैल्यू, ये आ गया Cp का वैल्यू। Cp और Cv वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आप ध्यान से देखिए, आप Cp और Cv का रिलेशन देखिए। Cp जो है Cv का R ज़्यादा है, यानी कि Cv में आप R जोड़ दीजिए तो आपको Cp मिलेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि Cp इज ग्रेटर देन Cv? बहुत बढ़िया साहब। और ग्रेटर किससे ज़्यादा है? R से। आप Cv में R जोड़ दीजिए, आपको Cp मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक्सपेंशन वर्क की बात करते हैं, इसलिए Cp जो है Cv से R टाइम्स ज़्यादा होता है। टाइम्स नहीं, R प्लस करते हैं तब Cp आता है। किस में प्लस करते हैं? Cv में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखिए साहब, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, Pv⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए जितना भी अभी आपने प्रोसेस पढ़ा है सब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ही पार्ट है, और n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन प्लस इन्फानाइट एंड विल बी ग्रेटर देन माइनस इन्फानाइट। कैसे? अगर आप n का वैल्यू जीरो रखिए तो v⁴ यानी 1 होगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। बोलिए, अगर आप n का वैल्यू 1 रखिए यानी PV कांस्टेंट, और PV कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। PV कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अगर आप n का वैल्यू गामा रखिए तो Pv⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो इसीलिए ये आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कुछ नहीं है, ये सब प्रोसेस का हमने क्या किया, एक कॉमन फॉर्म लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रॉपिक लिखे तो वो आता है Cv प्लस R/1 - N। जैसे इसको कैसे याद रखेंगे, सिर्फ याद रखने का तरीका बताते हैं। आपको पता है Cp जो होता है वो Cv प्लस R होता है, तो यहाँ Cp के जगह आप C पॉली लिख दीजिए, प्लस इज इक्वल टू Cv प्लस R/1 - N लिख दीजिए। N क्या है यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले पे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है आइडल मोनो एटॉमिक गैस ओबे एडिशनल लॉ, यानी बोला है कि एक आइडल मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस जैसे ही बोल दिया तो आपको पता है F का वैल्यू हम 3 लेंगे, यस और नो? अच्छा, बोल रहा है ये आइडल मोनो एटॉमिक गैस जो है एक एडिशनल लॉ को फॉलो करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ आपसे पूछा है कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस ये फॉलो कर रहा है मोनो एटॉमिक आइडल गैस, इसके करस्पॉन्डिंग मोलर स्पेसिफिक हीट बताना है। तो पहले तो आप प्रोसेस लिखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, V के ऊपर पावर लाना चाहते हैं, तो V के ऊपर पावर इसका उल्टा हो जाएगा, तो 5/7 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, अब आपको पता है PV इक्वल टू μRT होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो टेम्परेचर की जगह हम PV लिख देते हैं। तो आपके पास देखिए टेम्परेचर की जगह PV लिख दिए। अब आप क्या करिए, इसको नीचे लेके आइए, तो PV अपॉन V⁵ विल बी कांस्टेंट। अच्छा, V⁵ और V⁵ ये ऊपर जाएगा 1 - 5/7, तो ये आ जाएगा PV⁵2/7। अब आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन पता है, Pv⁴n इज इक्वल टू कांस्टेंट, कंपेयर करिए तो n का वैल्यू आ गया 2/7। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट पूछा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट होता है Cv प्लस R/1 - N। Cv कैसे कैलकुलेट करेंगे, F/2 इंटू R, F का वैल्यू 3 रखेंगे और N का वैल्यू आ गया 2/7, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये जो अभी हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, इसके दो टाइप्स होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, या इसी का दूसरा नाम होता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। और एक दूसरा टाइप होता है ग्राम स्पेसिफिक हीट, या जिसको ग्राम हीट कैपेसिटी भी बुलाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मोलर स्पेसिफिक हीट या जिसको मोलर हीट कैपेसिटी बुलाते हैं, उसको सीएम से डिनोट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, या इसको कैपिटल सी से भी कभी कभी डिनोट करते हैं। क्या होगा मोलर स्पेसिफिक हीट? मोल, एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट या सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी बोल दे तो वो आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन मोल इंटू डी टी। पहचानना कैसे होगा? आप कैसे पहचानिएगा कौन मोलर हीट कैपेसिटी है और कौन ग्राम हीट कैपेसिटी है? यूनिट आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या इसको एसआई यूनिट में लिखे तो जूल पर मोल पर केल्विन। इतना समझ में आया? अच्छा, ग्राम स्पेसिफिक हीट या ग्राम हीट कैपेसिटी, तो ये होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए रिक्वायर्ड हीट। तो इसको सीजी से ग्राम स्पेसिफिक हीट या स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। पहचानेंगे अगेन कैसे? यूनिट से। यूनिट क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी केल्विन, ये इसका ऐसा यूनिट है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, उसको सीबी से डिनोट करेंगे, दैट विल बी F/2R। जो हम पहले पढ़ के आए हैं वो एक्चुअली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही था। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो आ जाएगा F/2 + 1 × R। सिमिलरली ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम स्मॉल CV से डिनोट करेंगे, और ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उसको हम CP से डिनोट करेंगे। अच्छा, इस दोनों में रिलेशन क्या होगा? CM और CG में रिलेशन क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसको कैसे निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि ग्राम स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट जिसको CM से या कैपिटल C से डिनोट करते हैं, वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन मोल इंटू dt। अच्छा, मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इसको यहाँ रखिए, इसको जब आप यहाँ रखिएगा तो मोल के जगह लिखिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो मोलर स्पेसिफिक हीट आ गया CM, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू डेल्टा क्यू अपॉन मास इंटू dt। अच्छा, डेल्टा क्यू अपॉन मास इंटू dt ये क्या है? ये तो ग्राम स्पेसिफिक हीट है या ग्राम हीट कैपेसिटी है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया मॉलिक्यूलर वेट इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट ग्राम स्पेसिफिक हीट से मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स ज़्यादा है। और मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैपिटल C से भी डिनोट करते थे, और ग्राम स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल C इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स स्मॉल c। आपको मतलब समझ में आना चाहिए टर्म्स का। अगर हम यही कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको कैपिटल CV से डिनोट करेंगे, दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको स्मॉल c और V से डिनोट करेंगे। अगेन प्रेशर के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट विल बी CP इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको समझ में आया? ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। जैसे ही मोनो एटॉमिक गैस मतलब F इक्वल टू 3, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0.075 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, स्पेसिफिक हीट का आप पहले यूनिट देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया है क्या? अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट अगर उसका यूनिट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है तो ये तो ग्राम स्पेसिफिक हीट दिया है, तभी तो नीचे ग्राम आ रहा है। बोलिए, ग्राम स्पेसिफिक हीट दिया है। अच्छा, ग्राम स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब स्मॉल c भी। अच्छा, इतना समझ में आया? तो आपसे पूछा है गैस बताइए, गैस कौन सा गैस है, गैस का नाम बताइए। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू आपको दिया है 0.075। अच्छा, CV आपको पता है F/2R होता है, समझ में आया। अच्छा, F तो 3 दिया है। अच्छा, R का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, जिसको निकालना है x रखते हैं, इनटू CV स्मॉल CV जो कि ग्राम स्पेसिफिक हीट जो आपको क्वेश्चन में दिया है 0.075 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कैलोरी और डिग्री सेल्सियस खत्म, तो यहां से F के जगह पे 3 डालेंगे, R के जगह पे ये डाल दिए, तो सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ही तो निकालना है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा 40 जो कि आर्गन का है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आपको क्वेश्चन में यूनिट देख के पता चलेगा कि वो ग्राम स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट है। फिर दोनों में आपको रिलेशन पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट या कोई भी सा भी है इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट। समझ में आया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम एक्चुअली फ्लॉट के नाम से जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो भी हम सिस्टम को हीट देते हैं डेल्टा क्यू, जो भी हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, ये हीट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो ये हीट क्या करता है, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, और मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन लगा के रखा है। जब आप इसको हीट देते हैं और इसमें गैस बढ़ा हुआ है, तो ये हीट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो ये हीट क्या करता है, गैस के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, और दूसरा यानी कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। दूसरा क्या करता है, इस जैसे ही गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये गैस क्या करेगा, पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, यानी पिस्टन पे वर्क डन करेगा। तो जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं डेल्टा क्यू, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पिस्टन पे कितना वर्क हुआ, प्लस कितना सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है। अच्छा, तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में अलग होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में हम लिखते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये है था केमिस्ट्री में। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा डी यू में डिवाइड हो रहा है, यानी वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में डिवाइड हो रहा है। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग, कि गैस कितना पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। और डी यू क्या है, इंटरनल वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि कितना हीट गैस के मॉलिक्यूल को इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ा। तो ये इंटरनल वर्क डन बाय द सिस्टम है, जिसको हम इंटरनल एनर्जी भी बुलाते हैं, ऑल्सो नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से क्या सुनिएगा, ध्यान से ये सुनिए। आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है। अच्छा, अब आप क्या करिए कि दोनों एरिया से डिवाइड कर दीजिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए फोर्स अपॉन एरिया आता है प्रेशर, और एरिया इनटू लेंथ वो आता है वॉल्यूम। तो डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन आ गया P इंटू डेल्टा बी। अब आप क्या करिए, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। तो वर्क डन फिजिक्स में आता है पॉजिटिव, देखिए फिजिक्स में वर्क डन पॉजिटिव आता है, केमिस्ट्री में वर्क डन माइनस P डेल्टा बी आता है, फिजिक्स में प्लस P डेल्टा बी। तो वर्क डन आ गया इंटीग्रेशन P dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। इतना समझ में आया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए एक और फॉर्मूला। आपको पता है टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, इसमें चेंज, थोड़ा सा चेंज लगा दीजिए, स्मॉल चेंज। तो डी यू इक्वल टू डी के ई प्लस डी पी। अब आप सुनिए ध्यान से। अब आपको पता है अगर हम एक आइडल गैस की बात करते हैं, तो आइडल गैस की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को कौन अफेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, पहले भी पढ़े थे। और पोटेंशियल एनर्जी को कौन अफेक्ट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF अफेक्ट करता है। तो अगर हम आइडल गैस की बात करते हैं तो आपको पता है आइडल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होता है, तो जिसके कारण से आइडल गैस का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो आइडल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया।
तो इसका मतलब कि आइडल गैस के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। और अभी आप पढ़ के आए हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 PV। तो टोटल इंटरनल एनर्जी आइडल गैस के लिए हो गया F/2 PV। अगर आप इसमें चेंज लेते हैं तो ये हो जाएगा P फाइनल इंटू V फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू V इनिशियल। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपको ग्राफ लिख के खींच के दे दिया P प्रेशर और वॉल्यूम में, और आपको ऐसे लिख के दे दिया, तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल और V इनिशियल दे दिया। गैस का आपको नेचर बता देगा, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, तो आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगा उस प्रोसेस के लिए। ठीक है। अच्छा, PV इक्वल टू म्यू आर टी होता है, तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस हो गया F/2 म्यू आर टी। अच्छा, म्यू को आप इधर रखिए और F/2 पूरा इधर ले लीजिए, तो अब आप देखिए U इक्वल टू म्यू F/2 आर टी हो गया। F/2 आर को आप CV लिखते हैं, तो U हो गया म्यू CV, और इसमें डेल्टा टी लगा दीजिए, तो DU हो गया म्यू CV डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आइडल गैस के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। जब भी आपको टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने का दो ही फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू CV डेल्टा टी और F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, सेम फॉर ऑल प्रोसेस। डन। अच्छा, कुछ और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जैसे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बुलाते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। आपको पता है कोई सा भी प्रोसेस हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, टोटल इंटरनल एनर्जी तो म्यू CV डेल्टा टी के बराबर ही होता है। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा दैट विल बी डेल्टा QV, उसको हम लिखेंगे म्यू CV डेल्टा टी के बराबर, म्यू CV डेल्टा टी। और वर्क डन होता है P डेल्टा V, और डेल्टा V 0 है तो वर्क डन एरिया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हो जाएगा 0। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। फिर आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट हो चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी तो हमेशा म्यू CV डेल्टा टी होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होगा दैट विल बी म्यू CV डेल्टा, म्यू CV dt। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज म्यू CV डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रोसेस पे हीट एक्सचेंज दैट विल बी म्यू CV डेल्टा टी। और वर्क डन की बात करते हैं तो वो होता है PdV। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो होगा V इक्वल टू म्यू, PV इक्वल टू म्यू RT लिखिएगा, तो यहाँ पे DV लगा दीजिए, तो PdV इक्वल टू म्यू RT। तो यहाँ से देखिए PdV वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा V, तो ये आ जाएगा म्यू R डेल्टा T के बराबर। तो ये दो प्रोसेस के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन कॉन्सेप्ट इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि डेल्टा Q, W और DU का साइन कैसे असाइन करेंगे बेस्ड ऑन द कि क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसा है। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में होता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा Q का साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अब सुनिए पॉजिटिव कब होगा, क्वेश्चन में यही लैंग्वेज आपको दिखेगा। अगर ऐसा लैंग्वेज दिखा तो आप क्वेश्चन में डेल्टा Q का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव उस ढंग से लीजिएगा। डेल्टा Q का साइन पॉजिटिव कब होगा, ध्यान से सुनिए। अगर आप हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, या सिस्टम कहीं से हीट गेन किया, या सिस्टम को हम हीट देते हैं गिवन टू द सिस्टम, या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो इन सब केस में या तो आप सिस्टम को हीट सप्लाई करिए, सिस्टम को हीट गेन, सिस्टम हीट गेन किया, सिस्टम को हीट दिए, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया, इन सब सिस्टम में, इन सब टाइम में डेल्टा Q का साइन हम पॉजिटिव लेंगे। अब सुनिए डेल्टा Q का साइन नेगेटिव कब लेंगे, जब सिस्टम हीट रिजेक्ट किया, जब सिस्टम हीट रिलीज किया, जब सिस्टम से हीट निकालते हैं, तो इन सब केस में डेल्टा Q का साइन हम नेगेटिव लेंगे। समझ में आया। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्क डन का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेंगे। वर्क डन का साइन डिपेंड करता है वॉल्यूम एक्सपेंशन पे।
ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा। और हम फिजिक्स में बोलते आ रहे हैं, फिजिक्स में वर्क डन होता है प्लस पीडीवी, तो प्लस पीडीवी होता है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। कब? जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है। सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक आपके पास कंटेनर है, यहाँ पे पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा। और पिस्टन ऊपर कब जाएगा? जब गैस, जो सिस्टम मान रहे हैं गैस को, वो वर्क करे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम के कारण से वॉल्यूम बढ़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव लेंगे। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू होता है प्लस पी डीवी, डीवी पॉजिटिव यानी वर्क डन पॉजिटिव। कब वर्क डन पॉजिटिव आया ये आपको याद होना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो डीवी पॉजिटिव होता है। केमिस्ट्री में यहाँ तक सेम है, पर आपको पता है केमिस्ट्री में हम डेल्टा डब्ल्यू माइनस पी डीवी लेते हैं। तो केमिस्ट्री में वॉल्यूम बढ़ाइए तो डीवी तो पॉजिटिव आएगा, पर यहाँ पॉजिटिव रखिए तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव आता है जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में निगेटिव आता है, पर फिजिक्स में पॉजिटिव आता है। समझ में आया? आइए वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू को निगेटिव कब लेंगे? मान लेते हैं वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा यानी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो गया, यानी डीवी जो है वो निगेटिव हो गया। अच्छा, फिजिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्लस पी डीवी, तो प्लस इनटू माइनस, तो यानी वर्क डन निगेटिव आ गया। अच्छा, वॉल्यूम कब कम होगा? मान लीजिए ये सिस्टम, मान लीजिए इस पे अंदर गैस है, आप ऊपर से वर्क डन करिए, आप सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, फिजिक्स में हम नेगेटिव लेंगे, पर वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव लेंगे। क्यों? आपको समझ में आया? अच्छा, अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी का साइन कैसे लेंगे। टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, जो सिस्टम पे हम हीट दे रहे हैं वो कितना हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ा सिस्टम का, तो यानी हम बोलेंगे कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ा, और सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो डी हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और अगर हम कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो टोटल इंटरनल एनर्जी घटेगा, तो उसको हम निगेटिव लेंगे, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है मेयर्स रिलेशन। अच्छा, मेयर्स रिलेशन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Cp माइनस CV इक्वल टू R, इसको बुलाते हैं मेयर्स रिलेशन। अच्छा, इस पे कैसे पहुंचे, आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस पे पहुंचने के लिए आप क्या करिए, आइसोबारिक कंडीशन लगाइए, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हम फ्लॉट लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा QP इक्वल टू डेल्टा WP प्लस DUP। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सटेंड होता है वो म्यू Cp dt के बराबर होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है वो म्यू R dt के बराबर होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। और du तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, चाहे आप कोई सा भी प्रोसेस बात कर लीजिए, म्यू Cv dt। तो यहाँ से देखिए म्यू dt सब में कैंसिल, तो यहाँ से आ गया Cp इक्वल टू R प्लस Cv, तो यहाँ से Cv को इधर लेके आइए तो Cp माइनस CV इक्वल टू R, इसी को बुलाते हैं मेयर्स रिलेशन। और Cp और Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, या तो आपको ऐसे लिख के दे दे, या आपको अगर क्या करे R के नीचे J लिख के दे दे, तो J का मतलब समझिए आप, J का मतलब होता है जूल कांस्टेंट, इसका नाम होता है जूल कांस्टेंट, और जूल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। सर इसका क्या मतलब है, ये आप क्यों लिख के दे दिए? अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए आप R का वैल्यू लिख रहे हैं ऐसा यूनिट में, यानी 8.31 जूल पर मोल केल्विन, तो आप नीचे J से डिवाइड करिएगा, तो J का वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी, तो 4.2 जूल पर कैलोरी लिखे तो देखिए जूल से जूल खत्म, तो R अपॉन J का 8.31 डिवाइडेड बाय 4.2 लगभग 2 आ जाएगा, कैलोरी ऊपर जाएगा तो कैलोरी पर मोल केल्विन।
तो R अपॉन J लिख दे तो इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो J का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया। इसको बुलाते हैं जूल कांस्टेंट से, वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। अब आप क्या करिए, Cp माइनस CV इक्वल टू R आप लिखे हैं। अच्छा, अब आपको पता है ये C क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट में आपको रिलेशन तो पता होगा। हाँ, Cp यानी मोलर स्पेसिफिक हीट दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R। समझ में आया, रिलेशन हम लगाए हैं। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट बाहर निकालिए और उसको R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दीजिए, तो ये आ गया ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे CpCv क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे CpCv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। दोनों में तो सिर्फ रिलेशन ही लगा है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आता है तो एक क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला है कि फॉर हीलियम गैस Cp माइनस CV इक्वल टू A, बहुत बढ़िया। और बोला है नाइट्रोजन गैस के लिए Cp माइनस CV इक्वल टू B, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा है कि A और B में रिलेशन बताइए, रिलेशन बिटवीन A एंड B। कब, जब Cp और CV मोलर स्पेसिफिक हीट है और दूसरा क्वेश्चन है कि Cp और CV ग्राम स्पेसिफिक हीट है। अच्छा, आइए Cp और Cv को मोलर स्पेसिफिक हीट लीजिए। जब Cp और Cv को मोलर स्पेसिफिक हीट लेते हैं तो फॉर्मूला आता है Cp माइनस CV इक्वल टू R। तो अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के लिए Cp माइनस CV इक्वल टू A था, तो आप A के जगह पे R देखिए, A इक्वल टू R हो गया। नाइट्रोजन के लिए Cp माइनस CV इक्वल टू B था और B R के बराबर हो गया। यानी अगर Cp और Cv को मोलर स्पेसिफिक हीट लेते हैं और A और B में रिलेशन पूछेगा तो A इक्वल टू B। अब आप Cp और Cv को ग्राम स्पेसिफिक हीट लीजिए, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट जैसे ही लेते हैं तो Cp माइनस CV होता है R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आप हीलियम की बात करिए तो हीलियम के लिए A हो जाएगा R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, और हीलियम के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 4, तो A हो गया R अपॉन 4, तो यहाँ से 4A इक्वल टू 4R। फिर नाइट्रोजन की बात करिए तो Cp माइनस CV इक्वल टू B, तो B इक्वल हो गया R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28, तो यहाँ से आ गया 28B इक्वल टू R। अब आप क्या करिए, R और R बराबर है यानी 4A इक्वल टू 28B, तो यहाँ से देखिए काटिए तो A इक्वल टू 7B आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है।